नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ में नई सिंचाई तकनीक का होगा उपयोग, अवलोकन के लिए किसान और टीम रवाना। बेलतरा में सांस्कृतिक धरोहर संजोने का प्रयास, 3 दिवसीय महोत्सव का आगाज। अवैध गांजे की खेप के साथ आरोपी गिरफ्तार, जिले में लगातार जारी है कार्रवाई। और शिक्षकों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, जिले में भी दिखा प्रभाव। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में पहली बार नई आधुनिक तकनीक आधारित सिंचाई योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के गृह ग्राम बगिया को चुना गया। राज्य सरकार द्वारा बगिया क्षेत्र के 13 गांव में किसानों को उन्नत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बगिया उदहन सिंचाई योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा, जिसकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई। योजना की बेहतर समझ और तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए बगिया क्षेत्र के 26 किसानों को कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की टीम के साथ मध्य प्रदेश के अध्ययन भ्रमण पर भेजा गया है। यह दल वहां पहले से लागू इस नई सिंचाई तकनीक का अवलोकन करेगा और उसके सफल क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त करेगा, ताकि छत्तीसगढ़ में भी इसे प्रभावी ढंग से अपनाया जा सके। इस टीम का नेतृत्व कर रहे जल संसाधन विभाग के अधीक्षण अभियंता एवं स्टेट नोडल अधिकारी आलोक अग्रवाल ने बताया कि यह प्रदेश की अब तक की सबसे आधुनिक सिंचाई योजना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे जशपुर जिले के बगिया क्षेत्र के 13 गांव में 4,933 हेक्टेयर भूमि पर लागू किया जाएगा। योजना का निर्माण कार्य सितंबर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों के खेतों तक पाइपलाइन के माध्यम से सीधे पानी की आपूर्ति की जाएगी, जिससे भू अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही पानी का अपव्यय भी काफी हद तक कम होगा। नई प्रणाली से लगभग 40 से 50% जल की बचत संभव होगी। पहले नहरों के माध्यम से सिंचाई में काफी पानी बर्बाद हो जाता था, लेकिन इस योजना में जरूरत के अनुसार नियंत्रित मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी निगरानी पूरी तरह ऑनलाइन प्रणाली से होगी। यह योजना भविष्य में किसानों के लिए वरदान साबित होगी और उन्हें उन्नत तकनीक के माध्यम से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जशपुर जिले में एमकेट परियोजना के तहत बगिया उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा सितंबर महीने में प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो हमारे जल संसाधन विभाग के मंत्री भी हैं, उनके गृह ग्राम बगिया के आसपास के 13 गांवों में 4,933 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए यह योजना स्वीकृत हुई है। छत्तीसगढ़ की यह प्रथम योजना है जिसमें पाइप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अभी तक हम छत्तीसगढ़ में जितनी भी परियोजनाएं बनी है हमारी, सभी नहरों के माध्यम से सिंचाई हो रही है, और उसमें सबसे बड़ी जो समस्या आती है भू अर्जन की। भू अर्जन के कारण कई योजनाएं प्रभावित होती हैं। इस प्रकरण में कोई भी भू अर्जन की प्रक्रिया हमको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई होगी। इसलिए यह योजना शीघ्र पूरी होगी। इस योजना को सितंबर 26 तक पूर्ण करने का भी लक्ष्य रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी मॉनिटरिंग लगातार ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इसमें स्काडा सिस्टम, IoT सिस्टम सब रहेगा। किसान अपने खेत में पानी कितना चलाना है अपने मोबाइल में ऐप के माध्यम से खुद सुनिश्चित करेगा। हम अभी जितनी भी नहरें बनाते हैं 40 हेक्टेयर तक के चक के लिए बनाते हैं। इसमें 1 हेक्टेयर क्षेत्र तक हम पाइपलाइन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसमें 40 से 50% जल का भी बचत होगा। और यह वर्तमान में जो पानी की क्राइसिस चल रही है, जल की बचत से यह बहुत बड़ी अच्छी योजना साबित है। अभी इसी प्रकार की परियोजनाएं मध्य प्रदेश में बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी विगत माह में जाके वहां पर मुख्यमंत्री जी के साथ चर्चा करके वहां के प्रेजेंटेशन देखे थे। उसी कड़ी में अब यहाँ के किसानों को बगिया क्षेत्र के आसपास के
26 किसानों को भ्रमण के लिए और साथ में कृषि विभाग और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट और जल संसाधन विभाग के अधिकारी अध्ययन करने के लिए मध्य प्रदेश जा रहे हैं। कल रात में 9 बजे करीब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस को बगिया से रवाना किया है और मध्य प्रदेश जाकर अध्ययन करके वापस 20 तारीख को हम लोग वापस आएंगे। जी बताएंगे, आप भ्रमण में जा रहे हैं, आप क्या कुछ किएंगे क्या? जी सर, अभी तो हम लोग शुरू में ही जा रहे हैं, तो जाएंगे वहाँ तभी पता चलेगा कि कैसा करना है, क्या करना है करके। अभी तो आपको वहाँ सीखने को मिलेगा, जी, क्या जी। फायदा होगा? सीखने के लिए भेजा जा रहे हैं, आएंगे हम लोग देखेंगे। मध्य प्रदेश जहां भोपाल में हम जा रहे हैं, सिंचाई के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से जो सिंचाई किया जा रहा है कृषकों के माध्यम से, उसे हम सभी कृषक गण मिलकर देखने जा रहे हैं। किस प्रकार की खेती होता है, कैसा होता है, इसे हम लोग को दिखाने ले जा रहे हैं। वहाँ पर किस तरह से कैसे करना है, हम लोग देख के आएंगे, सीख के आएंगे, फिर गांव घर में किसानों को बताएंगे कि वैसे वहाँ ऐसे खेती होता है, ऐसे किया जाता है करके हम लोग आगे किसान भाइयों को हम लोग बताएंगे। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 3 दिवसीय बेलतरा महोत्सव का भव्य शुभारंभ संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने किया। नगपुरा मेला मैदान में आयोजित इस रंगारंग कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, कला और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम की अध्यक्षता बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला उपस्थित रहे। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। संस्कृति मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उन्होंने क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों के जीर्णोद्धार तथा मंदिर परिसर के समीप धर्मशाला निर्माण की घोषणा भी की। विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि बदलते छत्तीसगढ़ में बेलतरा क्षेत्र का नाम भी प्रमुखता से उभरेगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी स्टॉल के माध्यम से दी जा रही है। महोत्सव के पहले दिन लोक गायक चंदन यादव और लोक गायिका अलका चंद्राकर की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। आयोजन की सफलता में बेलतरा महोत्सव समिति और स्थानीय जन प्रतिनिधियों का विशेष योगदान रहा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वर्ष 2026-28 के चुनाव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। प्रशासनिक समिति ने गुरुवार को नया चुनाव कार्यक्रम जारी किया। नए कार्यक्रम के अनुसार अब सभी पदों के लिए मतदान 12 फरवरी 2026 को कराए जाएंगे। बताया गया है कि पहले घोषित चुनाव कार्यक्रम में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई थी और विवादों के निपटारे के लिए अपीलीय समिति का गठन भी नहीं हुआ था। इन्हीं तकनीकी कारणों से पुराने कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा। नए कार्यक्रम के तहत जिन प्रत्याशियों ने पहले ही नामांकन शुल्क जमा कर दिया है, उनसे दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। हालांकि नए प्रत्याशियों को नियमानुसार नामांकन शुल्क जमा करना होगा। चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए अधिवक्ता अनूप मजूमदार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ बीएन नंदे और शिशिर दीक्षित सहायक निर्वाचन अधिकारी होंगे। विवादों के समाधान के लिए 3 सदस्यीय अपीलीय समिति भी बनाई गई है। इसमें अधिवक्ता सोमनाथ वर्मा, सुनील काड़े और डीएन प्रजापति को शामिल किया गया है। प्रशासनिक समिति के सदस्य राज अवस्थी और राजेश कुमार किशोरवानी ने बताया कि तकनीकी कारणों के चलते पहले का चुनाव कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, जिसके बाद नया कार्यक्रम जारी किया गया है। मेमू पैसेंजर ट्रेनों में यात्रा करने वालों को 17-18 जनवरी को परेशान होना पड़ेगा। रेलवे ने रेल मंडल के कोटमी सुनार जयराम नगर क्षेत्र के मध्य स्थित बीच में आवश्यक मरम्मत कार्य के कारण ट्रैफिक ब्लॉक लेने का निर्णय लिया है, जिसके कारण 6 मेमू पैसेंजर ट्रेन में रद्द रहेगी। इसमें कोरबा रायगढ़ मेमू पैसेंजर शामिल है। रेल मंडल के कोटमी सुनार जयराम नगर क्षेत्र के मध्य स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 12 में आवश्यक मरम्मत कार्य किया जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा 17 और 18 जनवरी को ट्रैफिक ब्लॉक लेने का निर्णय लिया गया है।
इस दौरान आवश्यक कार्य किया जाएगा। इस कार्य के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली और गुजरने वाली 6 में पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन बाधित रहेगा। इसके कारण मेमू पैसेंजर ट्रेन में कोरबा रायगढ़ दिशा में छोटे रेलवे स्टेशन के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी होगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फॉरेस्ट ऑफिस कोनी के सामने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बाइकर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसे 2 साथी भी फरार है। कोनी पुलिस ने बताया कि तामेश्वर सोनी अस्पताल से 14 जनवरी की रात 10 बजे अपनी मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। वह फॉरेस्ट ऑफिस के पास पहुंचे ही थे कि इस समय बाइक में सवार 3 लोगों ने उसे रोक लिया और धमकाते हुए 11,000 रुपए लूट लिए। कोनी पुलिस ने केस दर्ज कर संदेह के आधार पर लक्ष्मण वंशकार को गिरफ्तार किया और पूछताछ की, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके पास से पुलिस ने लूटे हुए 1,000 बरामद कर लिए। वहीं उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। तोरवा हेमुनगर ओवरब्रिज के पास साइबर टीम ने दबिश देकर पिट्टू पैक में गांजा लेकर जा रहा है मध्य प्रदेश निवासी 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 11 किलो गांजा जब्त किया गया। वहीं बेलगना पुलिस ने फॉरेस्ट कॉलोनी से भी गांजे के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि तोरवा पुलिस को सूचना मिली कि बहादुर सिंह राठौर और इंद्रजीत कटनी निवासी के पास गांजा रखा हुआ है, जिसे वह बेचने के लिए घूम रहा है। उनके पास से 11 किलो गांजा बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया गया। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र आयुष यादव ने खुद को आग लगाकर जलने की कोशिश की थी। इस प्रयास में वह गंभीर रूप से
झुलस गया था। उसे इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। शुक्रवार को उसके परिजन उसे लेकर बनारस चले गए। वहां उसका इलाज BHU मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया जाएगा। आपको बता दें, विश्वविद्यालय में BCom LLB में अध्ययनरत और कोनी के ही एक निजी हॉस्टल में रहने वाले आयुष यादव ने खुद को आग लगाकर जान देने की कोशिश की थी। वह करीब 80% जल चुका था, जिसे अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जिसे परिजन अपने साथ यूपी ले गए। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के बैनर तले शनिवार को प्रदेश भर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में बिलासपुर के कोनहर गार्डन में भी शिक्षक बड़ी संख्या में पहुंचे, अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुनील पांडे ने कहा कि संगठन मोदी की गारंटी सहित LB संवर्ग के शिक्षकों की प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना कर सभी लाभ प्रदान किए जाने की मांग का समर्थन करता है। मीडिया प्रभारी अवधेश विमल ने कहा कि फेडरेशन की प्रमुख मांगों में LB संवर्ग के शिक्षकों को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना कर क्रमोन्नत वेतनमान और अन्य समस्त लाभ प्रदान करना, वर्षों से लंबित सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करना शामिल है। इसके साथ ही प्रदेश में कार्यरत LB संवर्ग शिक्षकों की उपस्थिति के लिए VSK ऐप की अनिवार्यता समाप्त कर बायोमेट्रिक मशीन उपस्थिति दर्ज कराने और TET की अनिवार्यता समाप्त करने की भी मांग की गई। उन्होंने बताया कि फेडरेशन द्वारा विगत 7-8 वर्षों से लंबित 4 प्रमुख मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है, जबकि राज्य शासन ने अपने जन घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों की समस्याओं को शामिल करते हुए 100 दिनों के भीतर निराकरण का वादा किया था, लेकिन अब तक इन मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इधर मांगों की अनदेखी से नाराज होकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने राज्य के सभी जिलों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। फेडरेशन ने साफ किया कि इसके बाद भी सरकार का रुख सकारात्मक नहीं रहा तो शिक्षक वर्ग उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक अपनी देशव्यापी आह्वान पूरे 33 जिला मुख्यालयों में प्रमुख मांगों को लेकर आंदोलनरत है। प्रमुख मांग हमारा मोदी की गारंटी के तहत सहायक शिक्षकों की वेतन दूसरी मांग हमारी जो शासन के तहत की गई थी, हमें जो हमारे साथी जो है रिटायर होते जा रहे हैं, उनको पेंशन की पात्रता नहीं हो पा रही। अभी वर्तमान VSK ऐप लागू किया जा रहा है, जो बिल्कुल हमारी निजता का हनन है। हम इसको डाउन नहीं करेंगे। स्वयं के मोबाइल से हम VSK का कल तो विरोध नहीं करते, लेकिन स्वयं के मोबाइल पर करते हैं। वर्तमान में TET की अनिवार्यता की जा रही है। ऐसी चारों प्रमुख मांगों को लेकर हमारा बिलासपुर संगठन और प्रदेश के पूरे 33 जिलों मुख्यालयों में आज आंदोलनरत है। यदि हमारी मांग समय रहते नहीं पूरी की जाएगी तो बजट सत्र के पूर्व हमारे प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन का प्रदेश व्यापी आंदोलन हो सकता है। अनिश्चितकालीन आंदोलन भी हम संपन्न। हम लोग अपनी मांगे लगातार सरकार के पास अपनी मांगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपका चैनल आप लोग लगातार उसको मीडिया के माध्यम से सरकार को भी दिखा रहे हैं। इसके बाद भी सरकार अगर मानने को बाध्य नहीं हो रही, इसका मतलब यह है कि वो निरंकुश हो गई सरकार। जहाँ पर जब सत्ता निरंकुश हो गई, वहाँ पर क्या है कि सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि हमारी 4 मांगे थी जो मोदी की गारंटी के तहत थी। एक क्रमोन्नत वेतनमान, पिछले कई सालों से एक ही पद पर शिक्षक कार्यरत है, ना तो उनको प्रमोशन दिया जा रहा, ना उनको क्रमोन्नत दिया जा रहा। दूसरी मांग जो है कि पूर्व सेवा काल की गणना नगर निगम ने कर दी कि 2018 के पहले जितने भी कर्मचारी रहे हैं उनको सेवा गणना शुरू कर दी गई। अब अगर मान लीजिए 18 के बाद अगर कोई शिक्षक 2023-24 में रिटायर हो रहा है, उसको मुश्किल से 5-6 साल की सेवा होती है, और ऐसी स्थिति में उसका जो पेंशन है वो मात्र 500 से 1000 रुपये, 500 से 1000 रुपए के आसपास बन रहा है। 500 से 1000 रुपए में कैसे अपना वेतन, जिसमें सारा जीवन समर्पित कर दिया जिस सेवा में, उसको सिर्फ 1000 रुपए का अगर पेंशन मिल रहा है तो कैसे अपना परिवार का पालन करेगा। चौथा, VSK ऐप का विरोध इसलिए हो रहा है कि VSK ऐप हम अपने पर्सनल मोबाइल से नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो डाटा है, हमारी जो व्यक्तिगत जानकारियां, उसका हनन होगा। हम चाहते हैं कि सरकार हमको डिवाइस उपलब्ध कराए। हम बिल्कुल ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं है, ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए डिवाइस सरकार उपलब्ध कराए। और टेट की जो अनिवार्यता जब से नियम लागू हुआ है, उसके पूर्व जिनकी भी नियुक्ति हुई है उनको टेट की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए, जबकि नियम लागू होने के पश्चात जो है उनके जो शिक्षक है उनको टेट की अनिवार्यता करें। उसके लिए हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। 24 घंटे के अंदर न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री गिर गया। वहीं दिन और रात के तापमान में 18.4 डिग्री के अंतर को सामान्य नहीं माना जा सकता। सामान्यतः 24 घंटे में तापमान 1 या 2 डिग्री बढ़ता है या घटता है। वहीं दिन और रात के तापमान में 10 से 15 डिग्री के अंतर
समझा जा सकता है, पर 18-19 डिग्री का अंतर सामान्य नहीं है। यह मनुष्य के स्वास्थ्य सहित फसलों के लिए भी नुकसानदायक है। अचानक तापमान गिरने के साथ ही शहर सहित आसपास के क्षेत्र में एक बार फिर शीतलहर चलने लगी। इसके कारण कड़ाके की ठंड बढ़ने लगी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।